नमस्कार दोस्तों, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। मोदी सरकार ने देश के 50 भगोड़ों के 68,607 करोड़ का कर्ज किया माफ। योगीराज के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या। अब उद्धव ठाकरे ने किया योगी को फोन। कोरोना संकट में मोदी सरकार खेल रही है भ्रष्टाचार का खेल। कोरोना टेस्ट किट की खरीद में सामने आया बड़ा घोटाला। कांग्रेस एमएलए बोले, किसी ने कहा था कि व्यापार मेरे खून में है। शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए जी न्यूज के पत्रकार। जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। मोदी सरकार ने देश के 50 भगोड़ों के 68,607 करोड़ का कर्ज किया माफ। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने देश को बनारसी पान समझकर चूना लगाने वाले भगोड़ों का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि उसने शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर के 68,607 करोड़ की राशि बट्टा खाते में डाल दी है। इनमें मोदी जी के मूल भाई का भी नाम है। मूल चोकसी वही कारोबारी है जो बैंक लूटने और प्रधानमंत्री से नजदीकी की वजह से मशहूर हुए थे। चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड पर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। 50 डिफॉल्टरों में सबसे ज्यादा रकम चौकसी की ही है। चौकसी अब एंटीगुआ के नागरिक हैं और उनका भगोड़ा भतीजा नीरव मोदी लंदन में है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी सरकार इन्हें देशद्रोही करार क्यों नहीं देती। आरबीआई ने बताया कि 68,607 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि को तकनीकी रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि देश की जनता के पैसे को लूटने वालों को मोदी सरकार ने माफ कर दिया। और मोदी फिर भी जुमले देते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। धोखेबाज भाग रहे थे और चौकीदार सो रहे थे। इससे तो साफ पता चलता है कि चौकीदार उस पूरे मामले में भागीदार है और बचाव पक्ष की भूमिका में खड़ा है। इस पूरे मामले पर प्याज नहीं खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में राहुल गांधी द्वारा पिछले बजट सत्र में संसद में 16 फरवरी को पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आवेदन देकर सूचना मांगी। 24 अप्रैल को जवाब उपलब्ध कराया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि इस पूरी राशि को 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। भारत तेजी से विकसित होते देशों में से एक है। अनाज भंडार, मुद्रा भंडार, सरकारी खजाना सब भरा था। अचानक खजाना क्यों खाली हुआ? क्योंकि पीएमसी, एसबीआई से लेकर आरबीआई तक जमकर लूटी गई और संगठित लूट हुई है। उद्योगों को पैकेज देना एक मसला है, वह सरकार का विवेकपूर्ण निर्णय होता है, लेकिन लूटकर भागने वालों को अभयदान दिया जा रहा है। बैंक लूटने वालों की लूट की रकम को माफ किए जा रही है मोदी सरकार। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहे तो गलत नहीं होगा। योगीराज के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या। अब उद्धव ठाकरे ने किया योगी को फोन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार को 2 साधुओं की मंदिर में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 2 साधुओं की हत्या पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात करके साधुओं की हत्या पर चिंता जाहिर की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने सीएम योगी से कहा है कि हम आपके साथ हैं और इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ हैं। जिस तरह से हमने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें और इसे सांप्रदायिक रूप देने से बचें। आपको बता दें, इससे पहले सीएम योगी ने महाराष्ट्र के पालघर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। इसके बाद सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पालघर में हुई जूना अखाड़ा के संतोष स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, स्वामी सुशील गिरी व उनके ड्राइवर नीलेश की हत्या के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया है। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पलाना गांव जो अनूप शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, इसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के 2 बाबा इस मंदिर में रहते थे जिनकी हत्या हुई। दरअसल इस पूरे मामले की कोई भी खबर दलाल मीडिया का कोई भी चाटुकार पत्रकार नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब साधुओं की हत्या का मामला खुद भाजपा शासित राज्य का है, जिससे पूरी
गोदी मीडिया में इस खबर को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्णब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार जिसने पालघर मामले को हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनका भारत कोई प्रश्न नहीं पूछता कि क्यों योगी राज में 2 संतों की हत्या हो गई और क्यों नरेंद्र मोदी और योगी मौन हैं। और अब कहा गए कथित हिंदूवादी संगठन बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर क्यों नहीं चलाते अपने हिंदू होने के ढोंग का प्रचार। क्या उत्तर प्रदेश के साधु साधु नहीं हैं? गैर भाजपा शासित राज्यों के साधु ही हिंदू हैं? या यूं समझा जाए कि अब बात भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को ढकने की है, इसलिए तमाम गोदी मीडिया खामोश है। पालघर के साधुओं के लिए उपवास रखने वाले गिरिराज सिंह बुलंदशहर की घटना पर मुंह में दही जमाए बैठे हैं। क्या बीजेपी नेता साधुओं की हत्या पर गुस्सा राज्य देखकर जाहिर करते हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्विटर अकाउंट को देखकर तो ऐसा ही लगता है उन्होंने आज ट्वीट कर महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर अपना गुस्सा तो जाहिर किया, लेकिन बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर खामोश नजर आए। दरअसल गिरिराज सिंह ने पालघर लिंचिंग मामले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए हिंदू समाज और संगठनों से एकजुट होकर हत्या के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए दिए जलाने और उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा, पालघर में साधु संतों की हत्या सनातन की हत्या है। सनातन शांति, सद्भावना और सेवा का प्रारूप है और हमारा हथियार भी यही है। पालघर में साधु संतों की हत्या के विरोध में हिंदू समाज एवं हिंदू संगठन एकजुट हो, आज दिए जलाकर एवं 24 घंटे के उपवास रखकर अपना विरोध जताएंगे। सभी एक हो, एकता का परिचय दें। गिरिराज सिंह के इसी दोहरे रवैये पर पत्रकार उमा शंकर सिंह ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने गिरिराज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, सर जी यूपी में भी 2 साधुओं की हत्या हो गई है और कुछ कीजिए ना कीजिए, निंदा तो कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना टेस्ट किट खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कंपनी ने 245 रुपए की किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से बेच डाला। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि इस संकट के समय में मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, परीक्षण किटों की आयात पर अराजकता चल रही है और सरकार को बताना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इस पूरे घोटाले पर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, हे राम, देश इतने बड़े संकट में है और किट में दलाली की खबरें आ रही है। खैर, किसी ने कहा था कि व्यापार मेरे खून में है। दरअसल मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी पर आरोप है कि उसने चीन से किट को 245 रुपए में आयात किया, जिसके बाद उसने ICMR को 600 रुपए प्रति किट के हिसाब से 5 लाख किट की आपूर्ति की, जिससे कंपनी को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ। जिसके बाद यह मामला अदालत भी पहुंचा, जहां कंपनी को इस मुनाफाखोरी के लिए फटकार लगाई गई। जिसके बाद कंपनी 400 रुपए प्रति किट की दर से आपूर्ति करने के लिए तैयार हो गई। आपको बता दें, कांग्रेस की अलका लामा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने 130 करोड़ की जनता में से एक व्यक्ति को ही वितरक के तौर पर चुना है, जो खुद कोरोना किट का भाव तय कर रहा है। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, अमित शाह के सुपुत्र जय शाह की कंपनी बताई गई है। नाम बोलूं? ये वाड्रा कांग्रेस से ध्यान हटाने की कोशिश इसलिए कि कोई ना कोई शाह का बेटा इसमें शामिल है और मोटा मुनाफा, 18 करोड़ का मुनाफा इस एक डील से वो कमा रहा है। मैं नहीं कह रही, आप जांच करिए कि चेन्नई में 50,000 किट का जो ऑर्डर मिला है वो किस शाह की कंपनी को मिला है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और मांग की है कि इस संकट के समय मुनाफा कमाने वाली इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, परीक्षण किटों के आयात पर अराजकता चल रही है और सरकार को बताना चाहिए उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जब समूचा देश कोरोना वायरस आपदा से लड़ रहा है, तब भी कुछ लोग मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम पीएम मोदी से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जी न्यूज के पत्रकार अंकित मित्तल शराब तस्करी में गिरफ्तार। जैसे कि हम सब जानते हैं, जी न्यूज
भड़काऊ चैनलों में एक जाना माना नाम है। दरअसल कोरोना संकट के चलते जी न्यूज के पत्रकारों ने पत्रकारिता की आड़ में तस्करी का नया धंधा भी शुरू कर दिया है, जिसका एक मामला यूपी के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। खबर है कि जी न्यूज के पत्रकार को पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए पकड़ा है। उसके साथ उसके 3 साथी भी धरे गए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पत्रकारिता की आड़ में शराब तस्करी का धंधा करने को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है। जी न्यूज में मुजफ्फरनगर के लिए संवाददाता के रूप में अंकित मित्तल काम करते हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने उन्हें 54 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बसेड़ा गांव के निकट पुलिस चेकिंग कर रही थी। जी न्यूज संवाददाता अंकित मित्तल की गाड़ी की तलाशी भी ली गई तो 54 पेटी देशी शराब बरामद हुई। इस गिरफ्तारी के बाद नई मंडी कोतवाली में शराब तस्कर पत्रकार को छुड़ाने के लिए सिफारिशों का तांता लग गया। कई सिफारिशें भी कोतवाली में टहलते नजर आई। बताया जाता है कि पत्रकार महोदय शराब तस्करी के लिए जा रही शराब की गाड़ियों को अपनी निजी गाड़ी से एस्कॉर्ट कर रहे थे। इस प्रकरण के बाद पूरे जिले की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।